हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.3 के कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल की। तो इसमें हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण के दो हल होते हैं, एक होता है व्यापक हल, दूसरा होता है विशिष्ट हल। ठीक है, तो देखिए पहला क्या होता है व्यापक हल। इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। दूसरा होता है विशिष्ट हल। इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं व्यापक हल की बात करूं, व्यापक हल की अगर हम बात करें तो व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल क्या होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सोल्व करने पर जो हमें हल प्राप्त होता है उसे हम व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा लिखवा देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने पर जो हल प्राप्त होता है उसे हम व्यापक हल कहते हैं। इसमें एक से अधिक आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए इसमें क्या करते हैं, व्यापक हल में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने पर जो हल प्राप्त होता है उसे हम क्या व्यापक हल कहते हैं। इसमें एक से अधिक आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बराबर 2x dx। और क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका इंटीग्रेशन करो 2x² अपॉन 2 प्लस का c, 2 से 2 खत्म, y बराबर x² प्लस का c। ठीक है, ये क्या हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये ऐसा स्थिरांक है जो जिसका मान क्या है, स्थिर है। मतलब इसका मान जो है स्थिर नहीं रहता है, मतलब बदलता रहता है। इसका मान जो है बदलता रहता है। ठीक है, सी का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मान निकल कर आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्थिर हो, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे व्यापक हल की बात। इसमें क्या होता है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने पर जो भी मान मिलता है उसको क्या हम व्यापक हल कहते हैं। इसमें सी होता है। ठीक है, सी स्थिर नहीं होता है, सी का क्या बदलता रहता है मान। अब बात करेंगे हम विशिष्ट हल की। विशिष्ट हल, देखिए विशिष्ट हल में क्या होता है, इसमें कोई कंडीशन दे रखी होती है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन दे रखी होती है। तो अब एग्जाम्पल से समझो। देखिए मान लो जो व्यापक हल हमारा निकल का आया है y बराबर x² प्लस का c, ये निकल का आया हमारा व्यापक हल। तो इसमें कंडीशन दे रखी है y बराबर 5 और x बराबर 2। तो क्या करेंगे, इसमें विशिष्ट हल में क्या करते हैं हम, जो व्यापक हल निकल के जो आता है हमारा, उसमें क्या करते हैं, जो कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वहां से हम सी का मान निकालते हैं और सी का मान क्या है फिर उसी में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे समझो थोड़ा, मैं y बराबर 5 और x बराबर 2 रख रहा हूँ यहाँ पे। तो y की जगह 5 रख रहे हैं। ठीक है, रखो 5 बराबर 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रख रहा हूँ प्लस का c, 5 बराबर 4 प्लस का c, या c बराबर 5 माइनस का 4, या c बराबर 1। तो c का मान क्या 1 निकल का आया। ठीक है, तो c का मान क्या मैं यहाँ पे रख रहा हूँ उठा के व्यापक हल में। ठीक है, तो y बराबर x² प्लस का 1।
ये क्या हमारा विशिष्ट हल, विशिष्ट हल है। इसमें सी नहीं होता है, इसमें सी नहीं लगाते हैं। सी का मान, सी का मान निकाल कर व्यापक हल में रखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मैंने सॉल्यूशन किया है, यहाँ तक आ गया है। ठीक है, तो व्यापक हल में तो क्या है, यहाँ तक सोल्व करना ही है हमें, व्यापक हल में तो यहाँ तक सोल्व करना ही है। ठीक है, लेकिन इस विशिष्ट हल में क्या करना है, विशिष्ट हल में यहाँ तक सोल्व करना है। मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने इसको सोल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, मैंने इसको सोल्व किया, ये निकल कर आया, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो विशिष्ट हल में क्या करना है, हमें यहाँ तक हमें सोल्व करना है। मान लो ये इक्वेशन दे रखी थी मुझे, dy अपॉन dx बराबर 2x दे रखा है, मैंने इसको सोल्व किया, ये निकल कर आया। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया मेरा, ये निकल कर आया हमारा व्यापक हल, व्यापक हल निकल के आया। अब इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि y बराबर 5 और x बराबर 2, तो y की जगह 5 और x बराबर मैंने 2 रखा है यहाँ पे, तो c का मान निकाल लिया। c का मान क्या है, c का मान व्यापक हल में रख दिया, जो व्यापक हल हमारा निकल के आया, c का मान रख दिया। तो इसमें क्या होता है, c नहीं होता। ठीक है, ये क्या हमारा विशिष्ट हल, इसमें c होता है। सिंपल सा फंडा यह है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने पर जो हल मान प्राप्त होता है, जो हल प्राप्त होता है, उसे हम व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई कंडीशन दे रखी होती है, तो व्यापक जनरल सॉल्यूशन में को सोल्व करके हम क्या सी का मान निकालते हैं। व्यापक हल को सोल्व करके, जनरल सॉल्यूशन को सोल्व करके हम इसमें सी का मान निकालते हैं। सी का मान क्या है, व्यापक हल में रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सी का मान निकाला व्यापक हल से, कोई कंडीशन दे रखी थी हमें, ये क्या हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन दे रखी है हमें, ये कंडीशन दे रखी है ये। ठीक है, तो सी का मान निकाला हमने, सी का मान क्या, व्यापक विशिष्ट व्यापक हल में रख दिया, जनरल सॉल्यूशन में रख दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें सी लगाते हैं, इसमें सी नहीं लगाते। जनरल सॉल्यूशन में सी लगाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं लगाते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये अप्पल समीकरण के हल समझ में आ गए होंगे। दो हल होते हैं, व्यापक हल, विशिष्ट हल, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 4, अप्पल समीकरण dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का बाई और बाई 2 के बराबर नहीं है का व्यापक हल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या दिया हमें, दिया है dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का बाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लो थोड़ा, बाई वाले बाई की तरफ बाई 2 माइनस का बाई डी वाई, और एक्स वाले एक तरफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्या करा है, एक्स वाले एक तरफ, बाई वाले एक तरफ। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों में समाकलन कर रहे हैं। तो भैया समाकलन का साइन लगाओ जो समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस 1 और डी एक्स। ठीक है, टू का करेंगे तो 2y आ जाएगा, यहां से बाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा बराबर एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का करेंगे तो एक्स प्लस का सी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे भी दो का एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये बनेगा 4y माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, एक्स इसको c1 मान लें, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 2c1 अपॉन 2, इसको यहाँ से 2 से 2 काट लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, कुछ नहीं किया, 1 मान के एलसीएम ले रहे। ठीक है, और 2 से 2 काट लिया, यहाँ से बचा 4y माइनस का बाई स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2c1। उठा के इधर ले आओ, इसको लिख सकते हैं 4y माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2c1 बराबर 0। ठीक है, माइनस से मैं आप सब में गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस से मैं सब में गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा भैया माइनस का 4y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2c1 बराबर 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। थोड़ा इसको सही वे में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 2c1 की जगह मैं लिख रहा हूँ c बराबर 0। तो ये क्या हमारा व्यापक हल है, व्यापक हल, ठीक है, ये व्यापक हल है हमारा। और जहां c बराबर 2c1, ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो व्यापक हल की बात कर रहे थे, व्यापक हल हमने निकाल दिया। 2c1 बराबर क्या है, 2c1 बराबर मैंने c रख लिया। तो मैंने अभी बताया था कि एक से अधिक क्या कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यापक हल है, c की फॉर्म में है तो व्यापक हल है। अगर ये विशिष्ट हल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम कोई कंडीशन दे रखी होगी हमें, उसमें से क्या करेंगे, c का मान निकाल लेंगे। c का मान जो है हम व्यापक हल में ही रख देंगे, ठीक है, उसको हम विशिष्ट हल कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यापक हल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसके अगर मैं हल की बात करूं तो क्या दिया हमें, दिया है, क्या दिया है, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या है, एक्स वाले एक तरफ कर लो और वाई वाले एक तरफ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन, ये यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके क्या भाग में आ गया बराबर। ठीक है, ये यहाँ पे भाग में है, गुणा में आ गया इधर, और ये अपनी जगह ऐसे रहा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो करो, तो साइन लगा दिया हमने समाकलन का, जब समाकलन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ये आ गया। फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है tan इनवर्स है। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसी रूप में है, दोनों में यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स वाले एक तरफ कर लिए हैं, वाई वाले एक तरफ, और इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बना, tan इनवर्स बाई, और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स की फॉर्म में है, और प्लस का सी क्या हमारा कांस्टेंट ले लिया हमने। तो देखिए पहली बात तो यहीं पर आंसर आ गया है ये, और आगे सोल्व करना चाह रहे हैं तो y बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, क्या यहाँ छोड़ दो। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। तो व्यापक हल में क्या है, सी की फॉर्म में आता है। ठीक है, विशिष्ट हल में क्या करते हैं, हम सी का मान निकालते हैं और व्यापक हल में रखते हैं सी का मान। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर माइनस का 4x वाई स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पॉइंट दे रखे हैं y बराबर 1 और x बराबर 0। ठीक है, तो विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है हमें, dy अपॉन dx बराबर माइनस का 4x वाई स्क्वायर, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, तो कैसे करेंगे हम, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पे गुणा में है, इधर बटे में आ गया, माइनस का 4x अपनी जगह पर रहा और dx को इधर लेके उठा दो। ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो दोनों पक्षों में, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से चलो पहले साइन लगा लेते हैं इसका इंटीग्रेशन का, माइनस का 4x dx। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं किया, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन किया। ठीक है, देखिए यहाँ से माइनस का 1 अपॉन वाई, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वाई स्क्वायर माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 1 जोड़ेंगे, प्लस का 1 घटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, 2 से 2 खत्म,
यहां से आ गया माइनस का 1/y बराबर माइनस का 2x² प्लस का c। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ये तो ऐसे ही आ गया, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 2x² माइनस का c। ठीक है, बात समझ में आ रही है, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बचा 1/y बराबर 2x² माइनस का c। इसको उल्टा कर दें तो y बराबर ये आ जाएगा 1/2x² माइनस का c। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समीकरण इसको एक मान लो। ठीक है, और हमें ये दिया है यदि y बराबर 1 और x बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 1 तथा x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जरा रखो, 1 रखूंगा मैं यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या 0 का स्क्वायर माइनस का c, माइनस का c, या 1 बराबर 1/ माइनस का c, या यहाँ से आ जाएगा माइनस का c बराबर 1 या c बराबर 1, c बराबर माइनस का 1, ये c का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो व्यापक हल में क्या कर रहे थे हम, ये हमारा क्या है, व्यापक हल है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो व्यापक हल में क्या करते हैं, जो हमें पॉइंट दे रखे होते हैं वो रख के हम सी का मान निकालते हैं, और सी का मान क्या, समीकरण एक में ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, जरा रखो, y बराबर माइनस का 2x², सी का क्या मान है, माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, बस। एग्जाम्पल नंबर 7 है, बिंदु 1.1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy बराबर 2x² प्लस का 1 dx। ठीक है, और x बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले व्यापक मान निकालेंगे और उसके बाद में क्या, विशिष्ट मान निकालेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, दिया है, क्या दे रखा है, x dy बराबर 2x² प्लस का 1 dx। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं dy बराबर 2x² प्लस का 1 अपॉन x dx, ये यहां गुणा में है, दूसरी तरफ जाके बट्टे में। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख लो और इसके नीचे भी लिख लो, तो यहां से बनेगा ये 2x प्लस का 1 अपॉन x। ठीक है, और dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा दो दोनों पक्षों में, इंटीग्रेसिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो चलो साइन लगा लेते हैं समाकलन का, 2x प्लस का 1 अपॉन x dx। अब करा लो, तो dy का क्या हो गया, बाई, यहां से करेंगे तो 2x² अपॉन 2, और यहां से 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x प्लस का c। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं किया है, x वाले एक तरफ करके और इंटीग्रेशन करा दिया हमने। ठीक है, दोनों पक्षों में। तो अब यहां से देखो, 2 से तो 2 खत्म हुआ, क्या बचा, y बराबर x² प्लस का log x प्लस का c। ठीक है, ये दे रखा है, तो ये क्या आ गया हमारा, व्यापक हल है। ठीक है, अब व्यापक हल में क्या करते हैं हम, c का मान निकाल के, इसको समीकरण एक मान लो, यहां से c का मान निकाल के, और क्या समीकरण एक में ही रख देंगे। तो पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें, x बराबर 1 दे रखा है और y बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, मान रखने पर, जरा मान रखो, y की जगह 1 रख रहे हैं, x की जगह भी 1 रख रहे हैं। ठीक है, x की जगह 1, y की जगह 1, 1 बराबर 1 प्लस, और log 1 का जो मान होता है, log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह 0 प्लस का c, ये -1 बराबर c, 1 प्लस का है इधर आकर माइनस का, और c बराबर क्या आ गया, का मान समीकरण एक में रखने पर,
एक क्या है ये हमारी समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस का log एक्स प्लस का सी की जगह 0 रख रहे हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का log एक्स, ये क्या आ गया हमारा विशिष्ट हल आ गया, विशिष्ट हल। ठीक है, ये निकलवा रहे थे फाइनली आंसर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, बिंदु -2 से 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन 2x/y² है। ठीक है, तो पॉइंट हमें ये दे रखे हैं, फंक्शन भी हमें दे रखा है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, विशिष्ट हल हमें इसमें याद करना है। तो हम जानते हैं कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा dy/dx के बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए dy/dx बराबर क्या दे रखा है, 2x/y²। ठीक है, किसी वक्र की स्पर्श रेखा जो होती है dy/dx के बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए dy/dx बराबर क्या है, 2x/y² हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब x वाले एक तरफ कर लो, तो यहां से y² dy बराबर 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में करा रहे हैं, तो यहां से ये y की घात 3, चलो एक बार यहाँ मैं साइन लगा देता हूं इंटीग्रेशन का। ठीक है, 2x dx। ठीक है, यहां से कराएंगे तो y की घात 3/3 बराबर यहां से 2x² प्लस का c, 2 से 2 खत्म, तो यहां से क्या निकला, y की घात 3/3 बराबर x² प्लस का c। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या आया हमारा, ठीक है, ये मान आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हमें क्या पता है कि हमें दे रखा है x बराबर -2 और y बराबर क्या 3, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा व्यापक सॉल्यूशन है ना, व्यापक हल है ये। ठीक है, अब हमें क्या विशिष्ट हल निकालना है, तो क्या करेंगे, x की जगह -2 और y की जगह 3 रख दो, तो 3 रख रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस का c, 3 3 9 27/3 बराबर माइनस का वर्ग प्लस में 4, यहां से 9 बार कटेगा और 9 माइनस का 4 बराबर c, या c बराबर क्या 5 आ गया। इसको समीकरण 1 मानने थे और c का मान क्या समीकरण 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y की घात 3/3 बराबर x² प्लस का c की जगह क्या 5 रख दिया हमने, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, y की घात 3 क्या है, अपोन में है, इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में, तो 3x² 5 या 15, या इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस का 15 की पावर 1/3। ठीक है, ये क्या हमारा विशिष्ट हल आ गया, विशिष्ट हल। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 9, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। ठीक है, मूलधन में जो वृद्धि होती है 5% की वार्षिक दर से होती है, कितने वर्षों में, मतलब कितने वर्षों में, समय की बात कर रहे हैं ये, RS 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना समय t तथा मूलधन P है। ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब प्रश्नानुसार मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से, तो दर क्या होगी हमारी dp/dt, जब हमने P माना है मूलधन को, वृद्धि हो रही है 5% गुणा P, मूलधन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको लिख सकते हैं 5/100, परसेंट का मतलब ही क्या है 100, dp/dt, इसे काट लो, कितनी बार कटेगा ये, dp/dt बराबर 5/20 गुणा P। ठीक है, इसको क्या थोड़ा और
सेपरेट करके लिख लें, डी पी अपॉन पी बराबर 5/20, नहीं 5 से कट गया ना, तो यहाँ क्या बचा 1/20, 1/20 और डी टी को इधर भेज देंगे हम, ठीक है। फिर इधर लिया है उठा के। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या समाकलन करा रहे हैं, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब दोनों पक्षों में समाकलन करा रहे हैं, तो देखिए यहां से क्या बनेगा, मैं भैया यहाँ पे साइन भी लगा रहा हूं समाकलन का, तो 1/20 dt, चलो बाहर भी निकाल सकते थे, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका क्या बना ये log p बराबर यहां से क्या बनेगा t/20 प्लस का c1 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, log इधर को पहुंचा दो log को, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t/20 प्लस का c1, या log की प्रॉपर्टीज है, e की पावर में दे रखा है, ठीक है, प्लस में दे रखा है, तो इसको क्या अलग अलग करके लिख सकते हैं, e की पावर t/20 इंटू e की पावर c1, ठीक है। और इसकी जगह लिख सकते हैं e की पावर t/20 और इसको लिख सकते हैं c, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं हम, जहां c बराबर क्या है e की पावर c1 है, इसकी जगह क्या मैंने c लिख लिया। अब एक बात समझो, वो ये कह रहे हैं कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। मान लो जब समय t बराबर 0 है, तो राशि जो मूलधन की जो राशि है, हमारी मूलधन की जो राशि है वो क्या है, उस टाइम पे क्या है 1000 है। जब समय 0 है तो p क्या हमारा 1000 है, और वो ये कह रहे हैं कितने समय में, मान लो जब राशि दुगनी हो जाएगी, तो वो समय पूछवा रहे हैं हमसे, जब राशि दुगनी हो जाएगी तो वो समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन आ गया ये निकल के हमारा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो ये कह रहे हैं कितने वर्षों में RS1000 की, मतलब 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी, कितने समय में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो जब समय 0 हा तो हमारी राशि क्या थी 1000 थी, अब कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो t हमें पूछ रहा है कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम t बराबर 1000 t बराबर 0 समीकरण, इसको मान लो कि मैं समीकरण 1 मान रहा हूं इसको, ठीक है। और t बराबर 0 और p बराबर 1000 समीकरण 1 में रखने पर, जरा रखो t बराबर p की जगह 1000 रख रहे हैं, क्योंकि c का मान चाहिए मुझे, t की जगह 0/20 और यहां से आ गया ये c, ठीक है। तो 1000 बराबर e की पावर यहां से 0 c, और e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो c बराबर क्या आ गया हमारा 1000 आ गया। अब c का मान यहां पे रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में मैं इसको रखूंगा तो p बराबर e की पावर t/20 और c की जगह क्या है 1000 रख, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, t बराबर 0 p बराबर 1000 रखा, ठीक है, समीकरण 1 में रख लिया हमने, c का मान निकाल दिया। अब c का मान क्या है समीकरण 1 में रख दिया, जो 1 मानी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, p बराबर 2000 रखने पर, 2000 रखो p की जगह, e की पावर t/20 और भैया 1000, ठीक है। यहां से 3 0 से 3 0 कटे और ये आ गया 2 बराबर e की पावर t/20, या इसको लिख सकते हैं log 2
log 2 और यहाँ से t/20 ई दूसरी तरफ जाएगा क्या, log में हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके, ठीक है। और ये इसको लिख सकते हैं t बराबर 20 log 2, ठीक है। तो इतने वर्षों में, मतलब इतने वर्षों में राशि क्या दुगनी हो जाएगी। तो t का मान पूछ रहा था, t का मान हमने निकाल दिया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।